क्वेश्चन नंबर 122 122 और यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है इन अबव ग्राफ ऑफ डिफरेंट बायोम। यहाँ हमें लैंग्वेज में ये मेंशन है कि यहाँ डिफरेंट बायोम का जो ग्राफ हमें दिया गया है, इसके अंदर बच्चों हमें यहाँ पर ए और डी को बताना है कि ए और डी क्या है। यहाँ वही हिंदी में भी है और इसमें हमें ए और डी को बताना है। आप सब जानते हैं कि ग्राफ प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया जा रहा है और यहाँ मैंने आपको क्लास में समझाया था कि हमें दो 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 करके इसे याद करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम कॉर्नर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमने कहा कि टेम्परेचर में इतना बड़ा वेरिएशन नहीं, लेकिन रेनफॉल में बड़ा वेरिएशन है और जहाँ की रेनफॉल कम वो डेजर्ट है और जहाँ की रेनफॉल ज़्यादा वो ग्रासलैंड है। तो यहाँ पर बेटा ए डेजर्ट है और बी ग्रासलैंड है। यहाँ पर फिर मैंने आपसे कहा कि ये दो तो रेनफॉल की वजह से हो गए और अब दो टेम्परेचर की वजह से है, और जो दो टेम्परेचर की वजह से हैं उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस वाले और इस वाले बायोम के अंदर रेनफॉल का इतना बड़ा नहीं, लेकिन टेम्परेचर का भारी वेरिएशन है। अरे जहाँ टेम्परेचर कम है वो यहाँ पर कॉनिफेरस होगा और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वो यहाँ पर टेम्परेट होगा। ये रहा टेम्परेट और ये रहा कॉनिफेरस। क्योंकि कॉनिफेरस टेम्परेट के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइट पर है और जब हाइट ज़्यादा होगी, एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। यहाँ बच्चों अब बाकी जो बचा है वो दोनों ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल है और ये यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा है। तो अब हमें बताना है कौन कौन सा ए और डी हमें यहाँ बताना है। तो हमारे पास ए तो आ गया डेजर्ट और डी आ गया टेम्परेट। अगर मैं हिंदी में इनको कहूँ तो ए यहाँ पर हमारे पास में रेगिस्तान है, बी यहाँ पर हमारे पास बेटा घास स्थल है, यहाँ पर ये डी हमारे पास में बेटा शीतोष्ण है और ई हमारे पास शंकुधारी है और ये यहाँ उष्ण कटिबंधीय है। और बच्चों अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये यहाँ अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय है और बच्चों ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ये आर्कटिक टुंड्रा के नाम से इसको पुकारेंगे। तो बच्चों हमें देख पा रहे हैं कि ये डेजर्ट और टेम्परेट बोले तो रेगिस्तान और शीतोष्ण। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, और यही यहाँ पर मरुस्थल और शीतोष्ण के नाम से पुकारा जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो यहाँ पर बेटा आप देख पाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 123 और इसके अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ए बी सी, मतलब ए बी सी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। और अगर हम ऐसा देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को लेकर बनाया गया है। कि आप सब जानते हैं कि जब एक्सटर्नल बदल रहा है, इंटरनल कांस्टेंट होता है, तो उसको हम यहाँ पर रेगुलेटर के नाम से पुकारते हैं, और जब एक्सटर्नल के साथ इंटरनल बदल जाता है तो उसे हम कन्फर्मर के नाम से पुकारते हैं, और जो एक टाइम तक यहाँ पर रेगुलेट करे और फिर कन्फर्मर बने उसे हम पार्शियल रेगुलेटर के नाम से पुकारते हैं। तो सब बच्चे यहाँ पर ये जानते हैं कि ये कन्फर्मर है, ये रेगुलेटर है, ये पार्शियल रेगुलेटर है। तो बेटा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इनके एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं कि 1% एनिमल रेगुलेटर्स के अंदर, बच्चों आप जानते हैं ना कि रेगुलेटर्स के अंदर 1% एनिमल आते हैं, जिसके अंदर मैमल और बर्ड्स यहाँ पर मोस्टली है। और
आप कन्फर्मर की अगर बातें करते हो तो कन्फर्मर यहाँ पर आप देखेंगे तो 99% एनिमल और 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर, यही बात होती है। और आप जानते हैं कि पार्शियल रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल में आप यहाँ पर हमिंग बर्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि वो टॉर्पर स्टेज में जाती है, वो कह सकते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या आ रहा है, एक बार इसको रीड करें कि ए 90% प्लांट, जबकि 100% एनसीईआरटी कहती है कि नियरली ऑल प्लांट, तो ये तो गलत हो गया हमारे लिए। एक फर्स्ट हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ए 99% एनिमल, ये तो बात सही है क्योंकि कन्फर्मर में 99% एनिमल आते हैं। और बी के अंदर बर्ड्स, अभी अभी मैंने लिखा कि मैमल और बर्ड यहाँ पर है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड आ चुका है। बच्चों हम और यहाँ पर देखें तो ए ऑल प्लांट तो सही है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सी, ये यहाँ पर मैमल, सी के अंदर सारे मैमल तो रेगुलेटर होते हैं, पार्शियल रेगुलेटर नहीं, तो ये गलत हो गया। बी इनवर्टिब्रेट और सी 99% प्लांट, ये तो सीधा ही गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो 124 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है और इसके अंदर करेक्ट मैच जो 1 2 3 कॉलम्स आपके सामने हैं उसमें हमें देखना है। और जब करेक्ट मैच को देखेंगे तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट लिखा है कॉलम 1 में यूरीथर्मल, और जो यूरीथर्मल यहाँ पर लिखा हुआ है इसका अगर हम यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ एबल टू टॉलरेट नैरो रेंज गलत है। अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये तो डायापोज के लिए कहते हैं। बच्चों हमारे पास फोर्थ में डायापोज है, इसका मतलब कि इससे ये बी मैच कर रहा है। आगे चलते, एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओहो यहाँ पर सी और डी में कॉमन आ गया है, ये मिस प्रिंट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन क्योंकि जैसा हमें दिया है उसके हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा, तो उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, यूरीथर्मल। अब यहाँ पर क्या 1 के साथ में सी किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि जो गिवन है उसके हिसाब से अगर देखें तो 1 के साथ तो डी ही मैच कर रहा है। अगर ऐसा है तो 1 के साथ में डी यहाँ भी है, 1 के साथ डी यहाँ भी है, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर चला गया। आइए 2 और 3 में से हमारा क्या आंसर होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ते चलते हैं। बेटा यहाँ हिंदी में ये मामला सही है, हिंदी में दिक्कत नहीं है कि शरीर के तापमान को बाहर के साथ में बदल लेना, हिंदी में दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में मिसप्रिंट है, लेकिन उस मिसप्रिंट से आपके ऑप्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे बढ़े, स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल मतलब 2 में एबल टू टॉलरेट नैरो रेंज, ए आना चाहिए 2 में ए, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 2 में ए यहाँ भी है, 2 में ए यहाँ भी है, लेकिन बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में मैच करते हुए थर्ड को भी तो देखना पड़ेगा, एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं तो वो कौन होते हैं उसके हिसाब से हमें मैच करना चाहिए। बच्चों यहाँ पर चलते हैं, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड कॉलम को अभी मैच करेंगे। कन्फर्मर, यहाँ पर आपने कन्फर्मर के अंदर कहा है कि ये यहाँ वो होते हैं जो कि बाहर के साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हैं, यहाँ ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, फिलहाल गिवन के हिसाब से तो ये सी हमारे पास में आ गया। 3 में सी आ रहा है, और 3 में सी जो आ रहा है उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि थर्ड हमारा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है। आओ हम देखते हैं बेटा, यूरीथर्मल जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करना जानते हैं क्या? वो थर्मोरेगुलेशन जानते हैं, इसका मतलब कि 1D2 हमारा होना चाहिए, 1D2 बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर कहा है कि स्टीनोथर्मल वो हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर आप स्टीनोथर्मल के अंदर बच्चों आप देख पाएंगे कि ये पोइकिलोथर्मल है, ये रहा, इसका मतलब एक के साथ में 4 मैच कर रहा है। कन्फर्मर जो कि 99% एनिमल हुआ करते हैं,
और जो डायापोज में जा रहा है वो जू प्लैंकटन है, तो डायापोज के साथ में हमारे पास 4B और 3 आना चाहिए, तो 4B और 3 ये रहा। और साथ के साथ में कन्फर्मर के अंदर हमारे पास में अगर हम देखेंगे बेटा तो ये यहाँ पर 3, यहाँ पर नैरो रेंज के हिसाब से देखूं तो ए और 99% एनिमल आना चाहिए, तो ये रहा 3C1 जो यहाँ मैच कर गया, तो करेक्ट आंसर हमारा 3 यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से हम यहाँ हिंदी के साथ भी इस तरह का चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन 144, और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और इन फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में स्टेटमेंट को आपको मैच करते रहना है, और स्टेटमेंट में जो करेक्ट फिलअप आएगा उसको यहां से देख के भरना है। चलिए देखते हैं। पहला ए स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। सम स्नैल्स एंड फिश गो इनटू, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और एनसीईआरटी के अंदर जानते हैं कि स्नैल और मछलियां एस्टिवेशन में जाती है, इसका मतलब कि यहां पर एस्टिवेशन होना चाहिए। ये मैच करेंगे अभी हम। To avoid summer problem, this is an example of, ये suspend in time, ये आपको escape in time, suspend कह दीजिए या escape कह दीजिए, टाइम को उन्होंने वहां से escape किया है, उसी का ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़े। बेल शेप एज पिरामिड रिप्रेजेंट, आप सब जानते हैं कि इस तरह के जो पिरामिड आते हैं ये वाले, और इसके अंदर इस तरह के जो पिरामिड आ रहे हैं वो स्टेबल ह्यूमन पॉपुलेशन को बताते हैं। A wasp pollinating a fig flower is an example of mutualism, कोई चक्कर वाली बात नहीं। Fig and wasp, mutualism. In Meghalaya, the last refugee of large number of rare and threatened plant, ये एक तरह के सैक्रेड ग्रू हुआ करते हैं, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पवित्र उपवन के नाम से भी इनको पुकारा जाता है, सैक्रेड ग्रूज है। आओ मैच करते चलते हैं बेटा। फर्स्ट में एस्टिवेशन आना चाहिए, आ गया एस्टिवेशन, फर्स्ट में एस्टिवेशन आना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड में हमारे पास में यहाँ पर एस्केप आना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। थर्ड स्टेबल आ रहा है, अरे वाह, थर्ड वाला भी मैच कर रहा है। और ये यहाँ 5 वाला सैक्रेड ग्रू, 5 सैक्रेड ग्रू मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर 1 सीधा सीधा यहाँ पर हो रहा है बेटा। एस्टिवेशन को हम हिंदी में यहाँ ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, एस्केप मतलब बचना हो रहा है, यहाँ पर स्टेबल मतलब स्थिर से है, और पवित्र उपवन यहाँ पर दिया है। जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप अपने आप ही से समझ जाएंगे, हिंदी वाले बच्चों को भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, और यहां पर आप देखेंगे ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन, कार्बन रिजर्वॉयर हमें यहां पर देखना है। और साथ के साथ दूसरा जो हमें दिया है कि सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू एंड रिमूवल फ्रॉम सर्कुलेशन, यहां पर ए और बी को आपको पहचानना है। तो बच्चों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ऑल्सो करके लिखा है, ऑल्सो रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन, इसका मतलब कार्बन रिजर्वॉयर की बात करते हैं तो कार्बन एटमॉस्फेयर में भी है, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी है। मेजर रिजर्वॉयर हाइड्रोस्फीयर में है जो कि ओशियंस हैं, 71% टोटल ग्लोबल कार्बन का वहीं पर मिलता है डिजोल्व कार्बोनेट की फॉर्म में। और अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो 1% कार्बन वहां पर आपको गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, CO2 जो है। और अगर हम लिथोस्फीयर में देखते हैं तो वहां पर बेटा कार्बन का कोल और पेट्रोलियम जैसे फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में होना, ये भी एक तरह का रिजर्वॉयर है। वहां पर डोलोमाइट का होना, लाइमस्टोन का होना, ये सब कार्बन के रिजर्वॉयर हैं जो कि लिथोस्फीयर के अंदर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अगर यहां पर आप देखें तो फॉसिल फ्यूल यहां पर ऑल्सो रिजर्वॉयर बिल्कुल मैच कर रहा है, फॉसिल फ्यूल यहाँ भी 4 के अंदर भी है। और आप जानते हैं कि जो कार्बन लॉस्ट हो रहा है वो सेडिमेंट में लॉस्ट होता है, अरे लीचिंग कहते हैं ना भाई, निक्षालन, कार्बन चला जाता है और सेडिमेंट में जाके जम जाता है, तो ये रहा सेडिमेंट, डिकम्पोजर नहीं आएगा, इसका मतलब कि हमारे पास सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। कोई चक्कर वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी सीधी सीधी दी गई है। और एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। और अब तक तो आप लोग परफेक्ट हो चुके हो क्योंकि एग्जाम आ ही चुका है अब, और अब भी परफेक्ट नहीं हुए तो कब होंगे बेटा। तो इसलिए अब तक आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जितने
जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस आ रही है सब कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत कथन का चुनाव कीजिए, मतलब कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसका चुनाव करना है। आओ स्टेटमेंट रीड करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में और देखते हैं क्या मामला है। बच्चों आप सब यहाँ पर जानते हो कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स इक्वेटर। गजब, ऐसा कहना तो यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रही हमारी अर्थ, ये रहा यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जब आप पोल की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर में कमी आती है। अरे जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता है भाई, जबकि यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स इक्वेटर डिक्रीज हो रहा है। ये तो कहना ही गलत है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया और हमें ढूंढना भी इनकरेक्ट था, तो फर्स्ट ही हमारा आंसर है। आओ बच्चों हिंदी में पढ़ ले। पृथ्वी का औसत तापमान ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता है। अरे मैदानों से पर्वत शिखरों पे जाते हैं तो टेम्परेचर तो कम हो, मैदानों से पर्वत शिखरों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और पर्वत शिखरों से अगर मैदानों की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है बेटा। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो ये यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पर कम हो रहा है। इस लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स इक्वेटर एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। यहाँ पर माउंटेन टॉप टू द प्लेन होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको लैंग्वेज में डिस्टर्ब किया गया है। सेकेंड भी रीड करते हैं। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। Mammal from colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss. यहाँ पर ये भी बात सही है। आप एलेन्स रूल जानते हो, एलन रूल के अंदर कहा जाता है कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स छोटे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये बात भी सही है। अडेप्टेशन इज एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। बिल्कुल ठीक है, अडेप्टेशन जब आ जाता है तो उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब अडेप्टेशन होगा तो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ रहा है। एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता, लेकिन नियर इक्विलिब्रियम में आ जाता है, और उससे उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये भी सही है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट देखना था, जो कि फर्स्ट ही हमारा आंसर यहां पर आ गया है। तो फर्स्ट बेटा यहां पर आंसर हो जाएगा। हिंदी में रीड करें। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या और लगभग सभी पौधे स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं बनाए रख सकते। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कन्फर्मर्स के लिए ऐसा कहा गया है, संरूपक हिंदी में कहते हैं। ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा हानि न्यूनतम हो। बिल्कुल ठीक बात, एलेन्स रूल। अनुकूलन जीव का ऐसा गुण है जो जीव को अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये करेक्ट, और हमें इनकरेक्ट देखना था, जो पहला ही इनकरेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहाँ तक है मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। पृथ्वी का औसत तापमान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर यहाँ पर घटता है। हाँ, मैदानों से पर्वत शिखरों की तरफ जाते हुए घटता है, लेकिन ध्रुवों से हम जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बढ़ता है, लेकिन यहां घटता लिखना गलत हो गया, इसलिए बेटा ये हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 200, और इसके अंदर आपको फिर वापस एक टेबल दिया गया है, कॉलम 1 कॉलम 2, और आपको मैच करना है कॉलम 1 और 2 को। तो देखते हैं यहां पर फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में नेग्लिजिबल है। प्रोड्यूसर रॉक, अरे फॉस्फोरस का सोर्स रॉक बिल्कुल मैच कर रहा है, ए के साथ में 3। कार्बन एटमॉस्फेयर बिल्कुल, और ये रही गॉड, ये रही T2, और ग्रास प्रोड्यूसर। ये तो बहुत सिंपल सा काम है, आप जैसे बच्चों के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप मैच कर देंगे कि ए के साथ में 3, ए के साथ में 3 हमारे पास 2 जगह आ रहा है। चलिए बी के साथ में 1 आना चाहिए, बी के साथ 1 सिर्फ 2 में है, आ गया जी आंसर। और क्या करना है, तो यहाँ पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, 108।
जहां पर आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved in लार्जर एनिमल जिनको कि हम स्टफ करके रखते हैं, हिंदी में कहा गया बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारियों को प्राय भरकर परीक्षित किया करते हैं। मतलब कि स्टफ करने का मतलब होता है कि उनको आप चीरा लगाइए, अंदर का मटेरियल बाहर निकालिए, फिर भूसा भर दीजिए जिसमें केमिकल है, और फिर उसको वापस सिलाई करके रैप करके रख देते हैं। ये म्यूजियम में किया जाता है। आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी लिख रही है तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ रहा है, म्यूजियम। क्योंकि हार्बेरियम के अंदर हम यहाँ ड्राई फॉर्म में प्लांट्स को रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल है, और गार्डन्स के अंदर लिविंग प्लांट है, तो इसलिए आपका आंसर म्यूजियम ही होगा। तो यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर संग्रहालय में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन 109, 109। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। मोनेरा में पोषण का प्रकार है, मोनेरा में पोषण का प्रकार है, और इसके लिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक, ओनली फोटोसिंथेटिक, गलत, ओनली नहीं कह सकते, यहाँ पर केवल प्रकाश संश्लेषी नहीं कहा जा सकता, ये स्वपोषी होते हैं, कीमोसिंथेटिक यानी कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, बिल्कुल सही, रसायन और प्रकाश संश्लेषी हैं, बिल्कुल ठीक, तथा एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, बिल्कुल सही, सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक ओनली कहना, यहाँ पर बच्चों ओनली कहना गलत हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक ओनली कहना गलत हो रहा है, तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। तो मोनेरा में फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोटोट्रॉफिक भी होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक टाइप के भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, बच्चे डायरेक्ट एनसीईआरटी लिख रही है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, काइटिन एंड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कहना गलत हो गया, यहाँ सेलुलोज एंड पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज कहना गलत हो गया, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड बिल्कुल सही, थर्ड हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पर ये गलत, ग्लाइकोजन गलत हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पॉलीपेप्टाइड नहीं आएगा, सेलुलोज नहीं आएगा, ग्लाइकोजन नहीं आएगा, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 111। Precursor event of seed habit is originated in some, बीजी प्रकृति या बीजी स्वभाव की पूर्ववर्ती घटना का उद्भव हुआ, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई। तो सब बच्चे जानते हैं कि टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला साल्विनिया जैसे प्लांट जिन्होंने सबसे पहले एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन किया, मतलब कि बेटा इन्होंने यहाँ पर अंतः बीजाणु विकास किया। अगर ऐसा है तो उस केस में यहीं पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी, और ये टेरिडोफाइटा से हैं, तो इसलिए बीजी स्वभाव या बीजी प्रकृति की शुरुआत टेरिडोफाइटा से हुई है। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट जो इवेंट आए हैं वो टेरिडोफाइटा से आए हैं, और इसके अंदर इन्होंने एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन किया, तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर वहीं पर डेवलप हुए, वहीं पर बेटा ये ग्रो कर रहे हैं। तो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट भी अंदर ही डेवलप हुआ, ये बाहर सॉइल के अंदर गिर के प्रोथैलस नहीं बनाते हैं, तो टेरिडोफाइट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गेमिटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन, गेमिटोफाइट जहां पर फ्री लिविंग नहीं है। बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म की बात आपसे करते हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ब्रायो टेरिडोफाइटा में गेमिटोफाइट मतलब युग्मकोद भेद यहाँ पर स्वतंत्र होता है, फ्री लिविंग होता है। यहाँ के गेमिटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन अगर आप जिम्नो और एंजियो की बात करते हैं तो यहाँ पर रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट हो चुका है, यहाँ पर अब लिमिटेड नंबर ऑफ सेल आ चुकी है, तो ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं बेटा, डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट, ये युग्मकोद भेद बीजाणुद्भिद के ऊपर निर्भर करते हैं। इसका मतलब हमें क्या पूछा जा रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं कि गेमिटोफाइट इज नॉट
एन इंडिपेंडेंट, नॉट एन इंडिपेंडेंट मतलब जो कि फ्री लिविंग नहीं है, तो उसके लिए हमें जिम्नो और एंजियो देखना पड़ेगा। पॉलीट्राइकम जो कि आप सब जानते हैं कि ब्रायोफाइटा है। एडियंटम आप जानते हैं कि टेरिडोफाइटा है। अरे बच्चों मार्केंशी आप जानते हैं कि ब्रायोफाइटा है। साइकस आप सब बच्चे जानते हैं कि जिम्नो है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म फोर्थ हमारा आंसर यहाँ पर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं चुनिए कितने कथन गलत है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहला रीड करते हैं। डायटम समुद्र के मुख्य उत्पादक है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, करेक्ट। एनसीईआरटी लिख रही है जितना ऑर्गेनिक फूड वहां बनता है मोस्ट ऑफ यहीं से बनता है। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ मिक्सोमाइसिटीज इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, करेक्ट। आप सब जानते हैं कि मिक्सोमाइसिटीज की कायिक अवस्था प्लाज्मोडियम कहलाती है। बच्चों ये स्लाइम मोल्ड की बात हो रही है और स्लाइम मोल्ड में सिंगल सेल विदाउट सेल वॉल मल्टीन्यूक्लिएटेड जिसे आप प्लाज्मोडियम के नाम से पुकारेंगे। यहाँ पर द सेल वॉल ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, गलत। ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। फंजाई अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, काइटिन और पॉलीसैकेराइड होना चाहिए। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये सही बात है। आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड नॉर्मल बैक्टीरिया के पास में होता है। यहां पर बच्चों नेक्स्ट लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, गलत, गलत, बिल्कुल गलत है। अरे साइनोबैक्टीरिया मोनेरा है और मोनेरा में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये गलत है। इसका मतलब कि सी और ई गलत है। दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही देखना है, तो हमारा आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट कौन कौन से यहाँ पर गलत है, एक तो यहाँ पर हमारे पास सी गलत है और एक ई गलत है, क्योंकि लैंगिक जनन यहाँ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ युग्मक ही नहीं बनते, गैमेट ही नहीं बनते, तो कहाँ से लैंगिक जनन होगा। तो ये यहाँ पर इसके लिए कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 140 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 140, और इसके अंदर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल ठीक बात है, रेड एल्गी के मेंबर है जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, जहां से अगर अगर ऑब्टेन हो रहा है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, बिल्कुल दोनों प्रोटीन रिच है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जो कि आप यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन में कहते हैं, और क्लोरेला, ये सब यहाँ पर प्रोटीन रिच है, तो स्पेस फूड की फॉर्म में यूज हो रहे हैं। लेमिनेरियन इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, गलत। अरे लेमिनेरियन स्टोर्ड फूड रोडोफाइसी का नहीं है, संचित भोजन वहां का नहीं है, ये तो बेटा फियोफाइसी का है, ब्राउन एल्गी का है, रेड एल्गी का नहीं। रेड एल्गी में तो स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एल्जीन एंड खेरेजिनिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, बिल्कुल सही बात है। एल्जीन जो कि आपको ब्राउन एल्गी से मिल रहा है, और खेरेजिनिन जो कि यहाँ पर कैरेजीन आपको रेड एल्गी से मिलता है, कॉन्ड्रोस्क्रीपस। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये सही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है जो थर्ड आ रहा है, और थर्ड ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। यहाँ इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज हम लोग फिर से एक पेपर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, और आई होप सो कि आपका 24 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और अगर अच्छा गया है तो अच्छी बात है, और अच्छे से रिवीजन करिए, और अगर थोड़ा बहुत मिस हुआ है तो आप वापस से अपने कंटेंट को रिवाइज करिए। बहुत अभी सही समय पे ये चीज़ें इवेलुएट हो रही हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस। वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। बेटा अगर आपको पता है थोड़ा बहुत भी, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि अगर हम डाइकॉट मोनोकॉट का वेस्कुलर बंडल देखते हैं तो मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, ये है एक मेटाजाइलम। मेटाजाइलम काफी बड़ा होता है और प्रोटोजाइलम रिलेटिवली छोटा होता है। आपको भी पता है छोटा होता है। अब एक चीज आप देखो जरा
कि इसी प्रोटोजाइलम के नीचे एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड वाटर कैविटी. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मेटाजाइलम एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. और ये होता है वाटर कैविटी. अब बच्चे पूछ सकते हैं कि सर एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है? अरे बेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में. अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो बहुत अच्छी चीज दी हुई है. एनसीईआरटी में जाओगे तो जहां भी डायग्राम बना हुआ है डाइकॉट स्टेम का, मोनोकॉट स्टेम का, देखना डाइकॉट स्टेम में, सॉरी मोनोकॉट स्टेम में देखोगे छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको उसमें गैप्स दिखेंगे. एक्चुअली वो गैप्स वाटर कैविटी को तो रिप्रेजेंट करता है. तो याद रखिएगा ये आंसर. अब इसमें देखिए कौन सा इसमें प्लांट ग्रुप मोनोकॉट का है. तो ये तो बेटा जिम्नोस्पर्म है, सनफ्लावर एक डाइकॉट है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है एंड मेज इज द राइट आंसर क्योंकि मेज एक मोनोकॉट प्लांट है. इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वाटर कैविटी किस जाइलम से एसोसिएटेड है. तो आंसर दीजिएगा प्रोटोजाइलम. ये भी सवाल हो सकता है. दूसरी बात, यहां पे आप देख रहे हो जाइलम वाई शेप में अरेंज्ड है. दिस इज अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉट्स कि उनका जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है वो वाई शेप में होता है, जबकि डाइकॉट में लीनियर अरेंजमेंट होता है. So, तो what is the right answer, my dear? Right answer is the fourth one. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर तो एक मिनट रुक जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ. अब यार एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. डाइकॉट में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, इसलिए उसका एक कॉटिलेडन का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है. मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन का पूरा एंडोस्पर्म एज इट इज रिमेन्स पड़ा होता है. इसलिए मोनोकॉट का सीड एंडोस्पर्मिक है और डाइकॉट का सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है. सोलेनेसी भी याद रखिएगा, एक डाइकॉट की फैमिली होने के बावजूद भी एंडोस्पर्मिक सीड बियर करती है. तो मेज एक मोनोकॉट है, कैस्टर भी नहीं होगा, कोकोनट भी नहीं होगा. व्हाट इज द राइट आंसर? द pea plant. Is it clear? Now the next question, if we talk about the next question, an example of seed with endosperm, perisperm and caruncle. ये क्या है भाई? कैरेंकल है, पेरिस्पर्म है, कैस्टर है. बहुत बेहतरीन एग्जांपल है. आपको पता है कैरेंकल क्या होता है? इधर देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये है कैस्टर का एक सीड, और कैस्टर के सीड में ये इंटेगुमेंट बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है, और इस इंटेगुमेंट में ये एक्सटेंशन ऑफ इंटेगुमेंट जिसे आप कैरेंकल कहते हो, ये एक्सटेंशन ऑफ इंटेगुमेंट है बेसिकली. और बेटा एक बात याद रखिएगा, इसमें भरा होता है वाटर एंड सुक्रोज. इसमें क्या भरा होता है बेटा? इसमें वाटर प्लस सुक्रोज भरा होता है. एज यू नो वाटर और सुक्रोज बहुत सारे लोगों का खाना होता है. चींटियों का बड़ा ही फेवरेट फूड है ये, क्या? वाटर एंड सुक्रोज. और इसी वजह से चींटियां इसको खाने के चक्कर में इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह चली जाती हैं. तो ठीक है, दिस फ्रूट इज एक्चुअली, या दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स. एंड व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली कैस्टर. कॉटन में नहीं होता बेटा, लिली में नहीं होता, कैफी में नहीं होता, कॉफी में नहीं होता है. तो कैरेंकल याद रखिएगा. Caruncle is an extension of integument and that contains sucrose and water both, and these two things are very favorable for the dispersal animals. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल का नाम जिसे आप बहुत अच्छे से पता है, चींटियां कैस्टर के सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है सिर्फ इसलिए ताकि उसका सुक्रोज और वाटर वो कंज्यूम कर पाए. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैस्टर. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोसियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज. या चाइना रोज अगर आपको पता है तो चाइना रोज में पाई जाती है मोनोएडल्फस कंडीशन. ऑल द स्टेमेंस filaments are fused together and form a single common staminal tube that is called monoedelphous condition, and that is called staminal tube. See, suppose there are lots of stamens are there and all stamens filaments are fused together and form a common staminal tube. This is called actually a monoedelphous condition, and monoedelphous condition they form a single staminal tube. One staminal tube. It's very important now. One staminal tube is a characteristic property of family Malvaceae. जिसका मेंबर चाइना रोज तो है ही, कॉटन भी है, लेडी फिंगर भी है,
तो मोनोडल्फस कंडीशन इज द बेस्ट आंसर. सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन amongst the given options? तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा and that is the monodelphous condition. Is it clear, my dear? This is the characteristic property of family Malvaceae. Next question. Anatomically fairly old dicotyledonous root है, okay fine, root है. Just change the color actually. Yes, now root is distinguished from the dicotyledonous stem. यार एक बात बताएं आपको, डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट और स्टेम में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो बेहतरीन तरीका है उसको डिफरेंशिएशन करने का पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो रूट में बाहर की तरफ होती है और शूट में अंदर की तरफ होती है. ऑब्वियसली ये रूट में अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, ऑब्वियसली मेटाजाइलम सेंटर में होगा. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोटो और मेटा के अंदर मेटा फंक्शनल होता है, प्रोटो नॉन फंक्शनल होता है. एग्जैक्टली रूट में मेटाजाइलम अगर सेंटर में है तो डेफिनेटली इट इज यूजफुल इन द कलेक्शन ऑफ वाटर. एंड अब याद करिए, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है और सेंटर में होता है प्रोटोजाइलम. इट मींस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिकॉज द फंक्शनल जाइलम इज प्रेजेंट towards the periphery. So what is the right answer of this question? You can see the position of protoxylem. Exactly, protoxylem की position बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रूट और स्टेम के डिफरेंशिएशन के अंदर. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एक्सार्च कंडीशन, अंदर की तरफ है तो एंडार्च कंडीशन. एक्सार्च कंडीशन रूट का कैरेक्टर है और एंडार्च कंडीशन स्टेम का कैरेक्टर है. सो द बेसिक डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रूट एंड स्टेम इज नथिंग बट position of xylem and basically the protoxylem. So what is the right answer of this question? Position of protoxylem. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है आप लोगों से. जिम्नोस्पर्म्स आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड. अरे ये तो देखो पहला ही टर्म ऐसा आ गया जिस टर्म को अगर हम देखें तो वहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है. आपको पता है दो तरीके के वुड्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवुड, एक होता है हार्डवुड. सॉफ्टवुड उसे कहते हैं जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं और जिसमें फाइबर्स होते हैं उसमें हार्डवुड कहते हैं. सवाल ये उठता है कि सर जिम्नोस्पर्म भी तो जाइलम कंटेन करता है, बावजूद इसके उसके अंदर फाइबर क्यों नहीं है? तो बेटा एक बात बताइए, गांव में आपको मैंने कितने क्लास में बताया कि गांव में तंबू लगता है ना, अरे वही जहां बारात वरात आती है, उस तंबू में क्या होता है, एक बड़ा सा पाइप के चारों तरफ हम तंबू को लटका देते हैं. उस पाइप को सपोर्ट करने के लिए याद करिए ढेर सारे हम लोग फाइबर्स रस्सियों से बांधते हैं उसको. तो जिम्नोस्पर्म में वो ट्यूब नहीं है, मतलब जाइलम वेसल नहीं है, इसीलिए वहां फाइबर नहीं है. जिम्नोस्पर्म में तो ट्रकीड होते हैं, ट्रकीड तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, जाइलम वेसल एक ट्यूब स्ट्रक्चर है. उस ट्यूब को स्टेबल करने के लिए यू नीड अ लॉट्स ऑफ फाइबर्स. यहां जिम्नोस्पर्म में फाइबर्स नहीं है इसलिए वो सॉफ्ट है. और एंजियोस्पर्म का वुड फाइबर भरा हुआ होता है. जितना ज्यादा लंबा एंजियोस्पर्म में ट्री होगा उतना लंबा उसमें वेसल होगी, और जितनी लंबी वेसल होगी उसको सपोर्ट करने के लिए उतने ज्यादा फाइबर्स होंगे. सीधा सा आप देखो ना, टीक वुड, सीसम वुड, कितने लंबे लंबे ट्री होते हैं यार, और जितने लंबे लंबे ट्री होंगे उसी के हिसाब से फाइबर भी होता है. तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है भाई कि इन जिम्नोस्पर्म द सॉफ्ट वुड एंड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक यस जाइलम फाइबर्स. कितना आसान क्वेश्चन है ये. हाँ, फ्लोएम फाइबर्स, उसमें फ्लोएम फाइबर्स भी नहीं होंगे, जरूरत ही नहीं है उसमें. और सीब सेल होती है, सीब ट्यूब सेल होती है किसमें, एंजियोस्पर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, ओहो ये तो एनसीईआरटी की लाइन है भाई. ओवरी हाफ इंफीरियर, तीन प्रकार की ओवरी आपने पढ़ा है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, पार्शियल सुपीरियर, पार्शियल इंफीरियर कहते हैं उसे. याद करिए सुपीरियर ओवरी के मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं. और अगर आपके एनसीईआरटी की बात करिए तो चार फैमिली, चारों फैमिली में सुपीरियर ओवरी है. और चारों फैमिली का नाम क्या है, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, फेबेसी एंड लिलिएसी. इन चारों में सुपीरियर ओवरी है. चाइना रोज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चाइना रोज. चाइना रोज बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसको आप ऐसे याद करो ना, चाइना रोज, रोज मैरीगोल्ड. चाइना रोज में सुपीरियर, रोज में हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर, एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर ओवरी का एग्जांपल है बहुत बढ़िया, मैरीगोल्ड. तो याद रखिएगा हाफ इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल तीन दे रखे एनसीईआरटी में, प्लम पीच एंड रोज. प्लम पीच एंड रोज में पार्शियल सुपीरियर या पार्शियल इंफीरियर ओवरी होती है. तो ओवरी इज हाफ इंफीरियर, तो आंसर जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर है प्लम. कुकुम्बर में ओवरी इंफीरियर होती है बेटा, गुआवा में ओवरी इंफीरियर होती है, और ब्रिंजल में ओवरी कंप्लीटली सुपीरियर होती है. इज इट क्लियर?
तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लम। प्लम के बाद आइए बात करते हैं द आई ऑफ पोटैटो। अरे भाई पोटैटो की आंख, अगर ये पोटैटो आपने जिंदगी में देखा हो कभी तो छोटे छोटे ऐसे आई पाई जाती है। अगर मैं इन आईज की बात करूं तो इन आईज को थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखिए ये आई में सॉरी इस आई के अंदर आप देखेंगे तो ये एक ऐसे स्केली लीव्स होती है, ये स्केल्स हैं और इसी के बेस में ऐसे यहां पे आप देखेंगे एक्सिलरी बड पाई जाती है और आपको अच्छे से पता है एक्सिलरी बड एंड लीफ आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द नोड। और इसी पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ नाम देते हैं हम लोग आई। जो आलू की आंख होती है ना, उस आलू की आंख में बेटा ये तीन चीजें पाई जाती हैं, एक्सिलरी बड होती है, स्केल्स होती हैं एंड नोट्स होती हैं। इसीलिए हम इस आलू को स्टेम का मॉडिफिकेशन मानते हैं, क्योंकि इसके पास जितने आईज उतने नोट्स और जितने नोट्स उतने उसके ऊपर एक्सिलरी बड। इसका मतलब एक आई को काट करके जमीन में डाल दे तो उसे एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा, सीधी सी बात है। तो भाई क्या है भैया, तो इसमें आंसर जाएगा भाई बहुत बढ़िया है, एक्सिलरी बड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सिलरी बड। अगली बात की जाए अगर आप लोगों से तो नेक्स्ट है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। ओहो सुनो भाई कितनी आसान क्वेश्चन है ये। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक प्लेन से काटें तो एक प्लेन से वो दो इक्वल हाफ में कट जाएगा और अगर नेक्स्ट प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। ऐसा फ्लावर पूरे 4 फैमिली में सिर्फ एक जगह पाई जाती है, उसका नाम है फेबेसी फैमिली, मटर की फैमिली, पी की फैमिली। तो क्या भाई, मस्टर्ड में बेटा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, गुलमोहर में याद रखिएगा गुलमोहर लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टर है, टोमेटो सोलेसी का कैरेक्टर है और धतूरा सोलेसी का कैरेक्टर है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुलमोहर। ये बहुत बार का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, इसे इसको ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाफ इंफीरियर, ये तो मैंने बता दिया अभी प्लम पीच और उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। अरे भाई ट्रैकिड्स होते हैं, सिंपल एग्जांपल है इसका, ट्रैकिड्स होते हैं। ट्रैकिड्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट इन जिम्नो एज वेल एज इन टेरिडो, बट इन एंजियोस्पर्म ट्रैकिड सपोर्ट्स द जाइलम वेसल्स। ट्रैकिड मेन नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड मेन होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड वेसल को मैकेनिकल एक सपोर्ट देता है स्मॉल डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इनकी लीफ में पाई जाती है, जो कि टर्मिनल एंड पे थोड़ा सा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। फाइबर और वेसल का तो बात है आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। अबे एपोमिक्टिक क्या होता है भाई, सुनो, अगर एम्ब्रियो सैक से बन रही है और खास तौर से जाइगोट से बन रही है, दैट्स ओके, बहुत बढ़िया चीज है वो। लेकिन अगर कोई एम्ब्रियो आउटसाइड एम्ब्रियो सैक बनने लगे तो उसे कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये एक तरीका हो सकता है बिना फर्टिलाइजेशन बिना मियोसिस के एक सीड बनाने का। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिट्रस और मैंगो में जो एडिशनल एम्ब्रियोज बनते हैं वो कहां बनते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर, एडिशनल एम्ब्रियोज बनते हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर, ओव्यूल के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के बाहर और ओव्यूल के अंदर क्या है भाई, ये देखो तो, ये है एक ओव्यूल, ये है एक ओव्यूल, ये बेसिकली एक ओव्यूल ही तो है। ये देखो ये एक ओव्यूल है और इस ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको अच्छे से पता है ये एंटीपोडल सेल है, ये है, ये क्या है, न्यूसेलस है। तो अगर कोई न्यूसेलस के डिप्लॉयड सेल ही एक एम्ब्रियो बन जाए, जाइगोट बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए, ओके फाइन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, additional embryo, and that additional embryo is responsible for what, formation of a new embryo and new plant as well. So what is the right answer, maternal sporophytic tissue of ovule, that is called actually nucellus and this is a diploid structure. इसको हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं, इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं और इसे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एम्ब्रियो बिना मियोसिस बिना फर्टिलाइजेशन की वजह से बना है, इसलिए एपोमिक्टिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बेटा, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट माय डियर। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में अपने कॉन्फिडेंस में रखिए
ये आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच माय डियर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 5 क्या कह रहा है? When a tall plant with round seed, capital T, capital T, capital R, capital R, capital T, capital T, capital R, capital R, इसका क्रॉस किससे करवा रहे हैं? ड्वार्फ प्लांट विद द रिंकड, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल r से। F1 जनरेशन यहां पर क्या है? ये हमारी कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r आ गया। तो क्या पूछा है? F1 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ ए टॉल प्लांट विद द राउंडेड सीड, हाउ मेनी प्लांट और ड्वार्फ? केवल क्या पूछा है? ड्वार्फ। F2 में केवल ड्वार्फ कितने आएंगे? केवल ड्वार्फ निकालना है ना हमें। तो क्या करेंगे हम? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से करेंगे, है ना। दो तरीके हैं, इसको मोनो हाइब्रिड में तोड़ लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां पर हमारे पास दो तरह के प्लांट आएंगे, टॉल एंड ड्वार्फ। क्या रेशियो आएगा? 3:1। यहां दो तरह के प्लांट आएंगे, कौन कौन से आएंगे हमारे पास? राउंड एंड रिंकल्ड। क्या रेशियो आएगा? 3:1। क्या पूछा? ड्वार्फ पूछे, तो ड्वार्फ विद राउंड कितना आ गया? 3, और ड्वार्फ विद रिंकल्ड कितना आ गया? 1। तो केवल ड्वार्फ पूछा है, तो ड्वार्फ 2 के साथ आएगा, राउंड के साथ आएगा और रिंकल्ड के साथ। तो ड्वार्फ राउंड 3 आ गया, ड्वार्फ रिंकल्ड 1 आ गया, तो कितना आ गया? 4। तो कितना आ गया हमारे पास ड्वार्फ यहां पर? 4। तो आंसर नंबर हमारा सेकंड। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट एप्लीकेबल टू द पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस पूछ रहे, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम कौन सी डिजीज स्टडी करते हैं? दैट आर द रिजल्ट ऑफ जीन म्यूटेशन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो चारों में चेक कर लो, मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलेसीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर, एड्स मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। इट इज द इंफेक्शन ऑफ द HIV। क्या पूछा है? नॉट एप्लीकेबल। तो पहले तीनों के लिए तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन एड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आंसर नंबर हमारा आ गया 4, एड्स। क्लियर? Which law of Mendel is followed in the given below statement? ठीक है, when two pair of contrasting trait, two pair, दो पेयर ले रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम दो पेयर ले रहे हैं तो क्या बन गया हमारा? डाई हाइब्रिड। और कंबाइंड ने हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट। तो क्या बन गया हमारा? यहीं से निकाल लेंगे, इट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना? क्यों? डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर क्या आया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों किससे आए हैं? मोनो हाइब्रिड से। और कोडोमिनेंस जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कह रहा है हमें? जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो क्या कहते हैं हम? एलिल्स। व्हाट आर द एलिल्स? फॉर्म ऑफ द जीन, फॉर्म ऑफ जीन। और ये फॉर्म किसके कारण बनती है? म्यूटेशन के कारण। जितना ज्यादा म्यूटेशन होता जाएगा, जीन की फॉर्म बनती जाएंगी और वह सारी फॉर्म क्या कहलाएंगी? एलिल्स। फैक्टर, फैक्टर वर्ड किसके लिए काम आता है? लिंकेज। मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर। सॉरी, फैक्टर वर्ड किसके लिए आता है? जीन के लिए। मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर। और जोहानसन ने क्या कहा? जीन। लिंकेज कौन दिखाता है? लिंकेज कौन दिखाता है? जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। एक्स बॉडी किसका नाम है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी किसे कहते हैं? एक्स क्रोमोसोम। तो क्या बन गया हमारा आंसर? एलिल। ठीक है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए एलिल। ओके, हाउ मेनी ट्रेट इन द गिवन बिलो लिस्ट बिलोंग टू द डोमिनेंट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? डोमिनेंट। तो टॉल प्लांट डोमिनेंट, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव, इनफ्लेटेड डोमिनेंट, एक्सियल डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव, ग्रीन सीड रिसेसिव, रिंकड सीड रिसेसिव,
येलो पोड रिसेसिव। सब बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, ग्रीन सीड एंड द येलो पोड। ग्रीन सीड एंड येलो पोड रिसेसिव है। याद करो, जब सीड की बात करते हैं और जब पोड की बात करते हैं, पोड में ग्रीन पोड डोमिनेंट है और येलो पोड रिसेसिव है। सीड के केस में येलो सीड डोमिनेंट है और ग्रीन सीड रिसेसिव है। बस सब बच्चे बार बार यही गलती करते हैं, है ना। तो पोड क्या दिया हमें, ग्रीन पोड, ग्रीन सीड रिसेसिव है, येलो सीड रिंकल सीड रिसेसिव है, येलो पोड रिसेसिव है, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट कितना आ गया, 1, इनफ्लेटेड 2, एक्सियल 3 और वायलेट फ्लावर 4। तो कितने डोमिनेंट हैं, 4। आंसर क्या आ गया हमारा, 1। क्लियर। In a population of 2000 individual, 96 belong to the genotype Capillus smole. 96 क्या है, 9600 क्या है, इसका मतलब 960 क्या आ गया, कैपिटल है, और 960 क्या आ गया, स्मॉल ए। 320 क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। 320 स्मॉल ए स्मॉल ए है, इसका मतलब 320 इंटू 2 640 स्मॉल ए हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डेटा। तीसरा हमें दिया नहीं है ना, तो क्या रह गया हमारा, थर्ड क्या रह गया, कैपिटल ए कैपिटल ए। कैपिटल ए कैपिटल कितना रह गया, टोटल क्या था, 2000, है ना। तो 2000 में कैपिटल स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए स्मॉल ए आ गया, तो कितना रहेगा, निकाल लो। 2000 माइनस 1280, तो क्या रह गया हमारा ये 720। तो हमारा 720 कैपिटल ए मतलब 720 इंटू 2, तो 1480 हमारा क्या आ गया, कैपिटल ए। बोलो यहां तक क्लियर। क्या पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का नंबर काउंट करो, 940 प्लस 1480, तो 960 प्लस 1440, सॉरी 1440, तो कितना हो गया ये 2400। तो कैपिटल ए कितना है हमारा, 2400 आउट ऑफ 4000, तो कैपिटल ए हमारा बन गया 0.6। इज इट क्लियर। बस क्या गेम था कि ये डेटा आपको गिवन नहीं था, आपको खुद को प्रिडिक्ट करना है। पॉपुलेशन का साइज गिवन है और 2 गिवन है, तो रिमेनिंग क्या हो गया हमारा, थर्ड कैपिटल ए कैपिटल ए। बस ये आपको खुद को निकालना था। क्लियर। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप, दिस वन। तो टाइप ऑफ गैमेट निकालने का तरीका क्या है, टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे निकाला जाता है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो यहां हाइब्रिड कितना है हमारे पास, 1। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। वो 2 टाइप ऑफ गैमेट कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्लियर। फंक्शनिंग ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन किसके बेस पर काम करता है, स्टैटिन वर्क ऑन द बेस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक एंजाइम होता है जो आपको याद नहीं करना, HMG कोएंजाइम ए, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। ये क्या करता है, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो अगर हम इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मिला दें, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, स्टैटिन। तो स्टैटिन मिलाने से इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, इस एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो बॉडी में बनने वाला लेवल कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या पूछा है, किस बेस पे काम करता है, तो किस बेस पे काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। किस बेस पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आंसर आ गया हमारा थर्ड, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है। Along with IARI, Indian Agriculture Research Institute, which of the following play a crucial role in developing biogas? तो बायोगैस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में याद करो 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, एक तो था IARI और दूसरा था KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। IARI तो हमें दिया है, दूसरा कौन है, KVIC। तो ऑप्शन में छांट लीजिए KVIC।
ठीक है। बायोरिएक्टर आर यूजफुल, तो डायरेक्ट याद करो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बायोरिएक्टर कहां काम आते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। बायोरिएक्टर की एक बार में कैपेसिटी 100 से लेकर 1000 लीटर मटेरियल तक होती है। तो क्वेश्चन क्या है? बायोरिएक्टर आर यूजफुल इन सेपरेशन प्यूरिफिकेशन? नहीं। माइक्रो इंजेक्शन? नहीं। प्रोसेसिंग और लार्ज स्केल वॉल्यूम? यस। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल? नहीं। आंसर क्या आ गया हमारा? थर्ड, प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर। ठीक है। स्ट्रेटजी यूज टू प्रिवेंट निमेटोड इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट। निमेटोड, कौन सा निमेटोड था? मिलॉइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। और इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी, दैट वाज द आरएनए इंटरफेरेंस, या क्या कहते हैं इसे हम? जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस में कौन काम करता है? डीएस आरएनए। डीएस आरएनए एमआरएनए का ट्रांसलेशन ब्लॉक करता है। याद है सबको स्ट्रेटजी? डीएसआरएनए एमआरएनए के ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है। तो क्या पूछा है? कौन सी स्ट्रेटजी? तो कौन सी स्ट्रेटजी? आरएनए इंटरफेरेंस। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, ये तो हमारा केमिकल मेथड है, पुराना मेथड है। बीटी टॉक्सिन जीन, इससे हमने क्या बनाई है? बीटी क्रॉप। क्या बनाई है? बीटी क्रॉप। जीन म्यूटेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम रेडिएशन की सहायता से क्या कराते हैं? जीन में म्यूटेशन। और आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? जीन साइलेंसिंग। In 1997, the first transgenic cow Rosie, ठीक है, produce human protein enriched milk, human protein enriched milk 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो कौन सा था ये प्रोटीन? याद करो, ये प्रोटीन था अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, तो ऑप्शन में छांट लो। अल्फा लैक्ट ग्लोबुलिन नहीं था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था, बीटा नहीं था, गामा नहीं था। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सेकंड, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। रोजी में से मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा, which term is used to refer to the use of bioresources by multiplication multinational company and other organization without prior authorization? Without prior authorization, ये तो क्या होगी बच्चों? चोरी होगी ना। कोई ऑथराइजेशन नहीं लिया, कोई परमिशन नहीं ली, परमिशन लिए बिना ही हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? ये चोरी करना, बायो पायरेसी। क्या होता है ये? बायो पायरेसी, है ना। अगर परमिशन ली है, लाइसेंस लिया है, तो उसके बदले में हमें उसको एक स्मार्ट अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ऑथराइजेशन लिया ही नहीं है, तो बिना ऑथराइज किए अगर हम काम करें तो चोरी होगी ना। तो क्या कहलाता प्रोसेस? बायो पायरेसी। Which of the following statement is not incorrect? ओहो, क्या कह रहे हैं? Not incorrect, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? करेक्ट। यहीं फंस गए हम। नॉट इनकरेक्ट कह रहा है, तो सिंपल सा सेंस क्या गया? क्या पूछना चाह रहा है? करेक्ट। ठीक है, किसके बारे में? हीमोफीलिया। चलिए, दिस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सही बात है। विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू ऑल द मेल। नहीं भाई, अगर कैरियर फीमेल है, अगर कैरियर फीमेल है तो इससे 50% सन अफेक्टेड होंगे, सारे सन अफेक्टेड नहीं होंगे। और ये क्या कर रहा है? ऑल द मेल प्रोजेनी, तो ये यहां पर गलत हो गया। क्लियर? दूसरा क्या है? द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो ए नंबर ऑफ द हीमोफिलिक डिसेंट बिकॉज क्वीन वाज आल्सो हीमोफिलिक। नहीं भाई, क्वीन हीमोफिलिक नहीं थी, क्वीन क्या थी? कैरियर। क्वीन क्या थी? कैरियर। हीमोफीलिया एक लीथल डिसऑर्डर है। आज तक की हिस्ट्री में हमें किसी फीमेल में हीमोफीलिया मिला ही नहीं है। फीमेल कैन बी कैरियर। और ये क्या करे? क्वीन वाज द हीमोफिलिक, गलत बात है। क्वीन क्या थी? कैरियर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। इन दिस डिजीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मेल बिकम ए हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर। नहीं भाई, मेल नहीं, फीमेल।
मेल तो हीमोफिलिक कॉमनली आ जाता है, फीमेल एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि फीमेल हीमोफिलिक कब आएगी, ये फीमेल है, फीमेल हीमोफिलिक कब आएगी, जब उसका फादर पक्का हीमोफिलिक हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो, तभी फीमेल हीमोफिलिक आएगी। तो फीमेल के हीमोफिलिक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है। और रियलिटी में क्या है, आज तक हमें कोई फीमेल हीमोफिलिक नहीं मिली, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत। In this disease, a single protein that is a part of the cascades of protein involved in the clotting of the blood, बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया बहुत सारे फैक्टर की कमी से होता है। ब्लड क्लॉटिंग में कई सारे फैक्टर आते हैं, 13 फैक्टर आते हैं, आपने याद किया हो तो, है ना। बाकी जूलॉजी वाला डिस्कस करते हैं, इनमें से 3 हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ए 8th फैक्टर की कमी है, बी 9th फैक्टर की कमी है और सी 11th फैक्टर की कमी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही आ रहा है। तो क्या पूछा था हमसे, नॉट इनकरेक्ट इन द सेंस करेक्ट पूछा है, तो हमारा 4th करेक्ट आ रहा है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। वहीं सिकल सेल एनीमिया याद करो, सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, दूसरा थैलेसीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का रिजल्ट होता है और सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तीसरा थैलेसीमिया अल्फा और बीटा दोनों का ही डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन का डिसऑर्डर है ना। तो यहां से हम निकाल लेंगे, इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। कौन है क्वालिटेटिव, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया? क्वालिटेटिव सिकल सेल एनीमिया है। क्या पूछा, थैलेसीमिया डिफरेंट, तो थैलेसीमिया के केस में तो गलत हो गया, क्वालिटेटिव नहीं है क्वांटिटेटिव, तो ये हमारा गलत। इट इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सही बात है, ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन, बिल्कुल सही, कि थैलेसीमिया के केस में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम बन पाता है, जिसके कारण ये भी एक लीथल कैटेगरी में आता है, भयानक रोग है। ये बात सही हो रही है हमारी। इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव, नहीं, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है। थैलेसीमिया का जीन कहां है, 11 और 16, एक्स लिंक्ड नहीं है, ये भी गलत। वाई लिंक्ड भी नहीं है। थैलेसीमिया तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इन चारों में से हमारा आंसर क्या बन रहा है अब, सेकंड। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीजेनिक। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, बस ये बात सबसे ध्यान रखो, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। इन ह्यूमन पॉलीजेनिक ट्रेट आर हाइट एंड स्किन कलर, बिल्कुल सही। हाइट के लिए 5 पॉलीजीन है और स्किन कलर के लिए 3 पॉलीजीन है, तो बिल्कुल सही बात। In a polygenic trait, the phenotype reflect the contribution of each allele, that is the effect of each allele, बिल्कुल सही, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल बढ़ते जाएंगे, इनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो फाइनल जो आता है वो एडिटिव इफेक्ट आता है सभी का मिलाकर, बिल्कुल सही। इन ह्यूमन जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलिल will have the lightest, ये बच्चों गड़बड़ कर दी यहां पर, अगर सारे डोमिनेंट है इसका मतलब यहां पर बनने वाला मेलानिन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो स्किन कलर क्या होगा, डार्केस्ट होगा, ये गड़बड़ होगी ना यहां पर। एंड दैट विद ऑल द रिसेसिव एलील विल द डार्केस्ट, ये देखो ये इंटरचेंज मार दिया, तो ये गलत हो गया ना, कहां चेंज किया, बात समझ में आ गई। A human genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate, बिल्कुल सही। 3 डोमिनेंट लेंगे और 3 रिसेसिव लेंगे, तो यहां पर जो स्किन कलर बनेगा वो क्या बनेगा, मुलैटो। क्या बनेगा, मुलैटो। तो डार्केस्ट और लाइटेस्ट के बीच में आएगा जो क्या कहलाएगा, मुलैटो। तो ये भी बिल्कुल सही। क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। आंसर क्या आ गया हमारा, थर्ड। ओके,
ए नॉर्मल विजन वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, क्या करें, नॉर्मल विजन वुमेन है, उसका फादर क्या है, कलर ब्लाइंड। तो क्या पता लग गया यहां पर, ये जो वुमेन है ये वुमेन कैरियर है। क्यों कैरियर है, क्योंकि क्या कह रहे हैं, इसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो फादर से एक्स हमेशा डॉटर में जाता है, तो क्या कंफर्म हो गया, ये कैरियर होगी। क्वेश्चन दे रहा है, मैरिज ए कलर ब्लाइंड मैन, इसकी शादी किससे हुई है, कलर ब्लाइंड मैन के साथ हुई है। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई, डन। गिव बर्थ टू द कलर ब्लाइंड डॉटर, बिल्कुल सही है, इनकी डॉटर कलर ब्लाइंड आ सकती है। यहां से ये आया, यहां से ये आया, तो क्या बन गया, एक्सी एक्सी, तो क्या हो गया, कलर ब्लाइंड डॉटर आ सकता, पॉसिबल है। अब कह रहे हर हस्बैंड डाई, चलो जी ये मर गया, एंड शी अगेन मैरिज ए नॉर्मल मैन, अब इसकी ये केस तो खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, इसकी दोबारा शादी किससे हुई है, नॉर्मल मैन से, दोबारा शादी की किससे की, नॉर्मल मैन से, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मैन का फादर अगर कलर ब्लाइंड है तो इसमें मैन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो एक्स पर है, और एक्स सन हमेशा मदर से लेता है ना। और दूसरी बात, खुद क्या करें, नॉर्मल मैन तो देखने नहीं है, नॉर्मल मैन जीनोटाइप कंफर्म हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन हैविंग एबनॉर्मलिटी विजन, सन के एबनॉर्मल होने के चांस क्या होंगे। अब इससे तो आ नहीं सकता, तो यहां दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक तो क्या बन गया आपका वाइल्ड, एक क्या बन गया म्यूटेंट। जहां ये जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, और जहां ये जाएगा वो कलर ब्लाइंड होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस के चांस क्या आगे, 50%, क्या चांस आगे 50%। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड 50%। समझ में आई बात ये, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और सिंपल सा फंडा कि फीमेल कैरियर है तो सारे सन कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, 50% सन कलर ब्लाइंड होंगे। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड होती तो 100% सन कलर ब्लाइंड आते। ये गेम था मेन, ओके। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below in the list, okay। ये क्या है, ligase, DNA polymerase, हेलिकेज, ठीक है। join short segment of DNA together, ये तो ligase का फंक्शन है। cuts protein at specific sequence, cuts protein at specific sequence। join नहीं बेटा, join इसका फीचर नहीं है, दोबारा देखेंगे। join short segment ligase का फीचर है, cut proteins at specific sequence। तीसरा देखते हैं, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता है, हेलिकेज, है ना। कट प्रोटीन एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, कट प्रोटीन्स एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। तो गड़बड़ कहां हो रही है, ठीक है, क्या पूछा है, करेक्ट मैच। तो लाइगेज ज्वाइन करता है, करेक्ट है। डीएनए पॉलीमरेज कट थोड़ी ना करता है, ये तो पॉलीमराइजेशन करता है, ये गलत हो गया। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब ए और सी हमारा सही आ रहा है, बी हमारा गलत आ रहा है। ए बी एंड सी आर करेक्ट, गलत। ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी गलत। ए इज करेक्ट बट बी एंड सी आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। सी तो सही है, ए एंड सी आर करेक्ट, ठीक है, बी आर फॉल्स, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 4। ए एंड सी आर करेक्ट एंड बी इज फॉल्स। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, द ई कोलाई विद हैवी डीएनए, कैसा डीएनए है, हैवी, कंटिन्यूअसली ग्रो फॉर 4 जनरेशन इन एन कंटेनिंग मीडियम, एन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। तो किस में ग्रो करे, एन कंटेनिंग मीडियम, इसमें कुछ लिखना भूल गए हैं, N14 मिस हो रहा है, हल्का आइसोटॉप, कंटिन्यू ग्रो फॉर 4 जनरेशन इन एन कंटेनिंग मीडियम, यहां एक वर्ड मिस हो रहा है, हिंदी में आ रहा है ना। तो कितनी जनरेशन है, N14 में कितनी जनरेशन है, 4 जनरेशन। तो 4 का मतलब 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16, है ना। तो 16 जनरेशन के बाद 16 डीएनए में हैवी क्या हो गया, 0, इंटरमीडिएट क्या हो गया, 2, लाइट क्या हो गया, 14। बोलो यहां तक कोई डाउट, सिंपल सा फंडा है, जो स्टार्टिंग में लिया है वो नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट 2 रहेगा, बाकी सब लाइट हो गए। तो किसका रेशियो पूछ रहे हैं हमसे, हैवी 0, इंटरमीडिएट 2 और लाइट क्या हो गया
14, तो 0 to 14 ढूंढो, है क्या? नहीं है। अगर 0 to 14 नहीं है तो उसका सिंपल रेशियो निकाल लो, 0 1 7 ढूंढो, 0 1 7 है क्या? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन 0 1 7, है ना। यहां एक वर्ड मिस हो रहा है, वो हिंदी में मेंशन है, इंग्लिश में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट हो जाएगा आराम से। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ए is reminiscent of antiquity and the process of B represent dominancy of C। ठीक है, याद करो कि किसकी प्रेजेंस हमें पुराने जमाने की याद दिलाती है? द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, और इंट्रॉन को हटाना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। ठीक है, और स्प्लाइसिंग क्या बताती है? कौन से वर्ड की डोमिनेंसी को बताती है? आरएनए। तो ए क्या हो गया हमारा? इंट्रॉन। ए क्या हो गया? इंट्रॉन। तो थर्ड आंसर ये आ गया। ए एक्सोन नहीं है, ए एसएनआरएनए नहीं है, ए क्या है? इंट्रॉन। ये भी खत्म हो गया। अब मिला लेते हैं, ए क्या हो गया? इंट्रॉन, बी क्या हो गया? स्प्लाइसिंग, सी क्या हो गया? आरएनए वर्ड। तो आंसर इजी सा क्या आ गया हमारा? थर्ड। एज सच एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था। Which of the following statement most correctly describe mammalian mRNA? mammalian mRNA मतलब किसकी बात हो रही है? यूकैरियोट्स। किसकी बात हो रही है? यूकैरियोट। दे आर यूजुअली डिस्क्राइब फ्रॉम बोथ डीएनए स्ट्रैंड। गलत हो गया। आरएनए एक ही स्ट्रैंड से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। दे आर नॉर्मली डबल स्ट्रैंड, ये भी गलत हो गया। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है। दे हैव एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल पीएच। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। देयर बेस रेशियो इज ऑलवेज 1, ये भी गलत हो गया। क्यों? आरएनए तो एसएस है। अब जो आरएनए है, आरएनए भी तो किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है? याद करो बच्चे, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट का। और फास्फेट पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ओवरऑल आरएनए पे कौन सा चार्ज मिलेगा? नेगेटिव। तो 20 थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही आ रहा है। दे हैव एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। किसके कारण? फास्फेट के कारण। किसके कारण? फास्फेट के कारण। तो क्या पूछा था? करेक्टली डिस्क्राइब। तो करेक्टली डिस्क्राइब कौन हो रहा है? थर्ड। ठीक है, द फिगर बिलो शो 3 स्टेप एबीसी ऑफ सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, इसका मतलब ए क्या हो गया? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, इसका मतलब बी क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसका मतलब सी क्या हो गया? ट्रांसलेशन। ठीक है, ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन और सी ट्रांसलेशन। सेलेक्ट स्टेप द ए बी एंड सी विद द रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट। ठीक है, ए रेप्लिकेशन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। गलत हो गया। रेप्लिकेशन में कौन आता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। आई बात समझ में? सी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसलेशन सही बात है। इन दिस प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम इज यूज, नहीं, गलत है। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन तो प्रोटीन का बनना है। ट्रांसलेशन तो प्रोटीन का बनना है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां नहीं आता। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आरएनए से डीएनए बनाता है। ये भी गलत हो गया। बी ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसक्रिप्शन सही बात है। इन दिस प्रोसेस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। गलत हो गया ना बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और यहां गड़बड़ कर दी ना इसने, क्या कर दिया? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये भी गलत हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत। फोर्थ, ए रेप्लिकेशन इन दिस प्रोसेस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात। क्या कह रहा था? करेक्टली डिस्क्राइब करना था, तो क्या आंसर हमारा? फोर्थ। फोर्थ सही आ रहा, बाकी सारे हमारे गलत जा रहे हैं। क्लियर? मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, कोडॉन है एयूजी। एयूजी किसको कोड करता है? मीथियोनिन को। सही है। यूयू किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन। यूएजी किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड। और जीयूजी किसको कोड करता है?
वेलिन। ये तो बच्चों वो कोड है जो आपको याद करने ही करने। क्यों? AUG इज द इनिशिएशन कोडन, UUU फर्स्ट कोडन टू बी डिस्कवर्ड, GAG GUG ये तो सिकल सेल एनीमिया वाला केस है, सिकल सेल एनीमिया वाला केस है। ये तो वो कोडन जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद करने ही करने हैं। तो ए का क्या रहा है 1, ए का 1 होल्ड करते हैं, ए का 4 गलत, ए का 2 गलत, ए का 1, चलो जी 1 और 4 रह गया। बी का क्या रहा है थर्ड, तो बी का थर्ड, बी का सेकंड, ये भी यहां से कट गया, तो आंसर क्या बन गया हमारा 1। ओके, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट, यहीं से पकड़ लेते हैं, डीएनए को क्या करना है, प्रेसिपिटेट करना है, ठीक है। आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल द डीएनए देन सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहां पर टेस्ट ट्यूब थी, डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो चुका है, तो यहां से डीएनए को सेपरेट करना है, बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना क्या कहलाता है, स्पूलिंग। क्या कहलाता है, स्पूलिंग। एक एपरेटस लिया जाता है स्पूल, स्पूल की हेल्प से डीएनए को क्या करते हैं, ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालना क्या कहलाता है, स्पूलिंग। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारा, फोर्थ, स्पूलिंग। ओके, which of the following enzyme ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्रीकर्सर ऑफ mRNA कौन होता है बच्चों, HNRNA, दैट इज HNRNA इन यूकैरियोट। ठीक है, तो यूकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप के कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले तो आरएमटी, फर्स्ट क्या बनाता है आर, सेकंड क्या बनाता है एम, एम बनता किस फॉर्म में, एचएन आरएनए की फॉर्म में, थर्ड क्या बनाता है टी, टी के बाद 5s एंड द एसएन। क्या पूछ रहा है, एचएन आरएनए के बारे में पूछ रहा है, तो एचएन आरएनए कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आंसर क्या गया हमारा, सेकंड। इजी, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ह्यूमन हेल्थ और सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, एक डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप पहचान सकते हैं इसको आराम से लेकर। इन द गिवन पिक्चर ए आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी, अभी तो डायग्राम में लेबलिंग पूछ लिया उन्होंने, ध्यान रहे ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर मतलब ये जो दिखा रखा है ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। क्या है ये, लिम्फ नोड्स हैं। और ध्यान रखिए अगली बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा तो इसको होलो भी कर सकता है, तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए। तो सभी बच्चों का ये आंसर सही होगा मेरे ख्याल में। तो आंसर इज फर्स्ट वन, ये क्या है, लिम्फ नोड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 175, याद कीजिए क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा। ये भी, वो कौन सा ऑर्गन है दैट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। तो मैंने कहा थाइमस यहां पर होता है और प्यूबर्टी के बाद में इसका थाइमस का साइज रिड्यूस होने लगता है, but it never degenerates completely. It produces T lymphocytes throughout the life, लेकिन रोल बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, और थाइमस को जो भी करना होता है प्यूबर्टी से पहले ही करना होता है। तो सभी का ये आंसर सही होना चाहिए। आंसर क्या है, किसकी बात करने लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है, ये थाइमस की बात कर रहा है, तो आंसर इज सेकंड वन 175 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको छांटना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है बेटे। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, इस एबिलिटी को खो लेता है, ये ऑटो इम्यूनिटी है ना। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, नो लॉस ऑफ, नॉन इन लॉस तो हो ही जाता है ना, किसका, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो लॉस हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम अपने और पराये में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो ये तो गलत हो गया है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। एलर्जी इन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, नहीं एनसीईआरटी अगर आप याद कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एलर्जी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गए हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो आंसर इज सेकंड वन, 176 का सेकंड आंसर हो गया क्योंकि दोनों ही क्या है बेटे, गलत हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 195,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक जो मूड को चेंज कर रहा है, साइकेडेलिक विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होती है, आई कैन सी साउंड, आई कैन हेयर कलर, मतलब जो हेल्यूसिनेशन कर देता है वो साइकेडेलिक है। तो साइकोट्रोपिक की बात कर रहे हैं तो इनकरेक्ट आपको ढूंढना है यहाँ पे लेके। हेरोइन के बारे में स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। डिप्रेसेंट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ठीक है, कैनेबिनोइड के रिसेप्टर वहां पर होते हैं, ये भी सही है। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम कोका लीव्स, इरेथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। और निकोटीन अगर आप बात करें तो टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, और ये एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है, और यहाँ क्या दे रखा है, कॉर्टेक्स को करता है। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया है। कुछ याद आ रहा है आपको? तो मिसमैच कौन सा हो गया है? आंसर इज फोर्थ वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 177। एक डिप्लॉइड सेल है, एक मियोसाइट है। मियोसाइट इज अंडरगोइंग डिवीजन। याद कीजिए मैंने आपको सेल डिवीजन में दो ही बातें बता रखी है। जैसे सी वैल्यू और एन वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा याद रहे एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होगा। अगर सी डीएनए है तो एस फेज में 2C हो जाएगा, अगर इनिशियली 2C है तो 4C हो जाएगा। और मैंने कहा क्रोमोसोम का नंबर जो होता है उस समय डबल होता है जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। अगर आपको याद आ रहा है तो सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होता है, मियोसाइट। और जब मियोसिस चल रहा है तो सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होता है, एनाफेज सेकंड में होता है, एनाफेज 1 में नहीं होता है। तो याद कीजिए अगर सेल के पास में इनिशियली 2C डीएनए है और ये G1 का सीन है तो एस फेज में डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4C हो जाएगा। और यही क्या रहता है, G2 में रहता है, इतना का इतना ही रहेगा। यही किस में होगा, प्रोफेज 1 में होगा, मेटाफेज 1 में होगा, एनाफेज 1 में होगा, क्योंकि एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। तो और टीलोफेज के साथ साथ हमेशा हम क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस करते हैं और दोनों चीजों को आधा कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है? तो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट हो गया है। तो देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। तो G2 फेज की अगर आप बात करें तो G2 फेज में G1 से जस्ट ज्यादा है ना, जस्ट डबल हो रहा है। और जो मियोसिस 1 हो गया तो उससे भी ज्यादा ही है। तो आप ऑप्शंस को आराम से चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल में सभी बच्चों ने कैलकुलेट किया होगा और आंसर इज सेकंड वन, है ना। तो इस तरह का कैलकुलेशन, तो दो ही चीजें याद रखनी है, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल होगा और जब भी सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है। ऐसा माइटोटिक एनाफेज में होता है और मियोटिक एनाफेज सेकंड में होता है, हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the given is correct sequence of cell cycle? ये तो सभी बच्चों ने किया होगा सही। G1 के बाद S आता है, S के बाद G2 आता है और G2 के बाद में M फेज आता है। तो कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी सीक्वेंस के ऊपर पूछ सकता है। तो ये आंसर इज सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 179। याद कीजिए सोडियम पोटेशियम पंप की बात हमने की थी और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो किसका एग्जांपल था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम आयन को बाहर पुश किया जा रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लिया जा रहा है। तो आंसर इज थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 180, ये डायग्राम दिखा रखा है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आप पहचान सकते हैं ये न्यूक्लियस दे रखा है। क्या है ये, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये न्यूक्लियर पोर है। क्या है ये, न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियर एनवलप दिखा रखा है, ये जो दिखा रखा है ना ये एक्चुअली न्यूक्लियर एनवलप ये है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। और ये जो दिखा रखा है ये क्या है, आप लोग जानते ही हैं, ये जो दिखा रखा है बच्चे ये रफ ER है। क्या है ये, RER है। और ये स्मूथ ER है, SER है, SCR और स्मूथ ER। और रफ को रफ इसलिए कहा क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम। तो लेबलिंग आपको ध्यान में ही है। डायग्राम किसका दे रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दे रखा है। और रफ ER से जो भी बनता है वो गोल्जी के पास पहुंचता है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन बने या ग्लाइकोलिपिड बने, ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस वहां पे शुरू होता है और कंप्लीट वो गोल्जी में हो जाता है। तो लाइसोसोम भी बनना है तो उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ER ही बना कर देता है। फाइनली वो गोल्जी में जाकर उसको पैक कर दिया जाता है, उसको सिक्रेट कर दिया जाता है। तो आंसर इज फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181।
ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। रुडोल्फ वर्चो तो आपको याद आ ही गए होंगे कि स्टेटमेंट जो दिया था रुडोल्फ वर्चो ने दिया था दोस्तों लेकर, और ये क्या था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल, नए सेल से ही नया सेल। तो नया सेल बनेगा कैसे, पहले से जो सेल मौजूद है उसी के अंदर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है और नया सेल बन जाता है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को लेकर? तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो सेल लीनिएज थ्योरी था उसका एक फ्रेज है, और ये फ्रेज यही है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल। तो आंसर इज सेकंड वन हो गया बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, विच पार्ट ऑफ गोल्जी apparatus रिजेंबल द स्मूथ ईआर। मतलब ईआर हो या गोल्जी बॉडी हो, दोनों में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सिस्टर्नी रफ ईआर, स्मूथ ईआर। तो यहाँ पे गोल्जी के साथ में आपको देखना है तो क्या चीज देखने को मिले, सिस्टर्नी जो होता है मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 197, दो कॉलम्स दे रखे हैं, मैच करना है। याद कीजिए मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 थी, उस प्रोफेज 1 को हमने 5 हिस्सों में बांटा था। याद आया, लालू जरा पानी दे देना, लालू जरा पानी दे देना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन अर्ली प्रोफेज था और जो डाइकाइनेसिस था वो लेट प्रोफेज था, और बीच में जो दे रखा है मिड प्रोफेज है। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है। जब भी दो क्रोमोसोम साथ साथ आते हैं उस होमोलोग क्रोमोसोम पेयर को हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं। तो टेट्राड यहाँ पर अपीयर हो जाता है। कुछ याद आया? तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। पैकाइटिन में जो क्रोमोसोम है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज होगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसमें हेल्प करता है, और फिर उसके बाद में सिनेप्टोनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन शुरू होता है तो वो अलग होने लगते हैं, और अभी भी जिस पॉइंट पे अटैच है उसको क्याजमेटा कहते हैं। तो ये जाइगोटीन है, ये पैकाइटिन है, ये डिप्लोटीन है। कुछ याद आ रहा है? तो सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा, मैचिंग तो सभी का होगा। तो आंसर इज सेकंड वन हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 198, तो स्टेटमेंट दे रखे हैं और पढ़ लेते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स लैक सेंट्रोसोम। अरे अरे नहीं, एनिमल सेल के अंदर ही तो सेंट्रोसोम होता है ना। यहाँ तो क्या लिखना था, प्लांट सेल लिखना था। क्या लिखना था, प्लांट सेल्स के अंदर। लोअर प्लांट्स की बात करें तो अलग बात है, लगभग सभी प्लांट्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के अंदर आपको सेंट्रोसोम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो एनिमल सेल दिया है, तो ये तो गलत हो गया है। क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स, क्या है ह्यूमन बींग्स में, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोटीन एंड 52%। मैंने याद कहा था अल्फाबेट से पहले सी आता है, फिर एल आता है, फिर पी आता है। अगर आप ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। हमने कहा था कि कम से ज्यादा की ओर जाना है। ये 8% था, कुछ याद आ रहा है, ये 40% था और ये 52% था। तो सीक्वेंस को चेक कर लीजिए। 40% प्रोटीन दे रखा है, लेकिन प्रोटीन क्या होगा, 52% होगा। बस यही उल्टा पुल्टा करेगा और आपको सिंपल से क्वेश्चन से भी आपको गलत करवा देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज फोर्थ वन दोस्तों। चलिए, थैंक यू। चलो बच्चों 167 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां अपन देखें 3 एनिमल दे रखे हैं और उनमें अपने को करेक्ट फीचर फाइंड आउट करना है। तो पहले देखें, कॉकरोच है, अर्थवर्म है और फ्रॉग है। ये मार्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में तीनों एनिमल्स हैं। जनरली नीट में क्या है कि कॉकरोच पे क्वेश्चन आता है, इस पर ज्यादा फोकस करना आपको। तो फर्स्ट अपन देखें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये ओपन है, ठीक है, क्लोज है, ठीक है। और फिर अपन देखें बॉडी सरफेस ड्राई है, मॉइस्ट है, सेकंड भी ठीक है। हमें यहां क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि इन तीनों एनिमल्स के बारे में इनकरेक्ट गलत कौन सा है। तो थर्ड अपन देखें, आईज। कॉकरोच में कंपाउंड आई है, सही है। अर्थवर्म में एब्सेंट है और फ्रॉग में क्या है, सिंपल है, ये भी सही है। अब अपन देखें फोर्थ, अपन देखें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में आपको बता रखा है मैंने कि लार्वा प्रेजेंट हो तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, और लार्वा एब्सेंट हो तो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है। तो डेवलपमेंट में अपन देखें कि कॉकरोच में क्या डायरेक्ट है,
ठीक है, कॉकरोच में क्या होता है, निम्फ होता है, लार्वा नहीं। और अर्थवर्म में क्या है, डायरेक्ट होता है, तो ये गलत है। फ्रॉग में क्या, इनडायरेक्ट है, सही है। तो इन चारों में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि फोर्थ है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट कैसे है कि कॉकरोच में जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट है, अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अर्थवर्म में क्या है कि लार्वा नहीं मिलता है, या इनडायरेक्ट दे रखा है, गलत दे रखा है। और फ्रॉग में क्या है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, टेडपोल लार्वा अपने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो आप बिल्कुल सब बच्चे ये ध्यान रखें कि कॉकरोच में जो निम्फ होता है वो लार्वा नहीं है। लार्वा उसे कहते हैं कि टोटली डिसरिजेंबल विद एडल्ट, कि जो टोटली के एडल्ट से बिल्कुल भी ना मिले उसे लार्वा कहते हैं। कॉकरोच में क्या पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता है और ये डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखें 168। तो 168 यहां आपको मैंने क्या, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछे आपसे। तो यहां अपन देखें फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो करेक्ट मैचिंग अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन देखें ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है, पेट्रामाइजोन है, वर्टिब्रेट है। तीनों वर्टिब्रेट है एक्सेप्ट पेट्रामाइजोन। बोल इसके अकॉर्डिंग बोले पेट्रामाइजोन क्या वर्टिब्रेट नहीं है, नहीं भाई ये भी क्या वर्टिब्रेट है। कोडेटा में 3 सब फाइलम है, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में जो क्लासेज है वो साइक्लोस्टोमेटा टू मेमेलिया है, और ये पेट्रामाइजोन साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। तो ये क्या है कि इनकरेक्ट हो गया ये। सेकंड अपन देखें एस्केरिस है, लीच है, अर्थवर्म है, यूसिलोमेट है। यूसिलोमेट का मतलब ट्रू सिलोम। इसमें लीच और अर्थवर्म में क्या है कि ट्रू सिलोम मिलती है। तो यहां अपन देखें एक्सेप्ट कौन सा है, एस्केरिस है। बिल्कुल सही है सेकंड वाला, क्योंकि एस्केरिस में क्या है, सुडोसिलोम मिलती है, ये सुडोसिलोमेट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड अपन देखें स्कोलियोडॉन प्रिस्टिस, ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। और एक्सोसिटस क्या है, बोनीफिश है। तो यहां दे रखा है ओस्टिकथीज, बोले तीनों बोनीफिश है, बिल्कुल तीनों बोनीफिश नहीं है भाई। तो ये थर्ड भी अपना ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो गया है। 4 एनिमल दे रखे हैं, ये ब्यूफो, राना, किलोन, बोले आगे रेप्टिलिया नहीं भाई, ये ब्यूफो और राना है, ये क्या एम्फीबिया के मेंबर है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग हो गया। तो 168 का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, सेकंड। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने क्या कि यहां भी मैंने आपसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहां अपने करेक्ट ऑप्शन अपन फाइंड आउट करते हैं। एनिमल दे रखा है, फेसियोला दे रखा है, प्लेटियल मेंथी से आता है, एस्केरिस है, एस्केल मेंथी से आता है, और ये नेरिस ये आपके एनलिडा से, और पेरिप्लेनेटा किससे, आर्थ्रोपोडा से। अब इन चारों के बारे में बात करते हैं अपने। एक्सेप्ट फेसियोला रेस्ट ऑफ ऑल हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलिए फेसियोला के अतिरिक्त बाकी सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आपने देखा ऑर्गन सिस्टम है वो मिलता है कहां, एस्केल मेंथिस टू कोर्डेटा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अब अपन देखें सेकंड सही क्यों नहीं है। एस्केरिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन सही है, परंतु नेरिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहां क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। आगे देखें एक्सेप्ट एस्केरिस ऑल अदर शो मेटामेरिज्म। अरे भाई फेसियोला में भी क्या मेटामेरिज्म नहीं मिलता है, तो ये थर्ड भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ देखें पेरिप्लेनेटा हैज कंपाउंड आई, रेस्ट अदर हैव सिंपल आई। तो कॉकरोच में तो क्या कंपाउंड आई मिलती है, परंतु ये फेसियोला है, एस्केरिस है, इनमें आईज नहीं मिलती है। ठीक है, जो आईज है विजन है मेनली आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा फोर्थ भी क्या है कि रॉन्ग हो गया। तो इसमें
192 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? फर्स्ट है। चलिए आगे चलें। ये दे रखा है जेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट इज, बोले लॉन्गेस्ट जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो कौन से एनिमल का है? आपको पता है एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक लाइन दे रखी है, तो ये किसका? एलिफेंट का है। और एलिफेंट का ये पीरियड कितना है? 20 से 21 मंथ। तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्या? फोर्थ हो जाएगा। चलिए, तो एनिमल डायनेस्टी के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अपना चला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आगे देखते हैं। आगे ये आपसे पूछा है एनिमल हस्बेंड्री से, और एनिमल हस्बेंड्री से भी ये क्वेश्चन है किसका? एनिमल ब्रीडिंग का। और एनिमल ब्रीडिंग दो टाइप की होती है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। और आउटब्रीडिंग क्या है कि 3 टाइप की है, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां अपन देखें कि ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, इज द मैटिंग ऑफ। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मैटिंग बिटवीन 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, लाइक दैट हॉर्स और डोंकी। घोड़े और गधे में जो क्रॉस कराते हैं वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का है। तो हमारा क्या है कि ये फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। तो ये रिलेटेड स्पीशीज होना चाहिए, इनके जो एंसेस्टर है वो क्या है? कॉमन होते हैं जनरली। तो आपने एनसीईआरटी में एक दे रखा है कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस कराएं तो अपने म्यूल फॉर्मेशन होता है। तो अक्सर नीट में क्वेश्चन आता रहता है, आपको ध्यान रखना है ये। अब अपन देखें फर्स्ट क्यों गलत है? सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड। तो ये डिफरेंट ब्रीड ये क्या? क्रॉस ब्रीडिंग है। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, ये क्या है? इनब्रीडिंग है। और ये थर्ड, एनिमल विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, ये आउटब्रीडिंग का जो फर्स्ट है आउटक्रॉसिंग। तो ये आउटक्रॉसिंग के बारे में बता रखा है। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ। चलिए अब अपन आ जाते हैं 171 पे भाई। तो 171 में यह पूछा है कि मेमेलियन स्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो देखिए भाई, तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहला है वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड इट्स मोटिलिटी। तो बिल्कुल सही है, शुक्राणु की जीवन क्षमता उसकी गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती है। अपने को इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा है स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन। तो हम जानते हैं कि सेमी सॉलिड होता है ये सीमन, वो इसलिए होता है कि फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये सेकंड भी सही है। थर्ड अपन देखें, स्पर्म इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। ओनली 24 आवर्स नहीं है भाई, ये होता है जनरली 24 से 48 आवर्स। तो हमारा थर्ड क्या है कि रॉन्ग है। तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। और फिर हमारा को पता है कि जो सीमेन की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन मीडियम में क्या है कि ये स्पर्म सर्वाइवल करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया? इसमें थर्ड हो गया ये। चलिए अब अपन चले आगे। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मतलब मियोसिस सेकंड है वो कब तक कंप्लीट नहीं होता। तो oogenesis में अपन देखें कि ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज करती है एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये मियोसिस सेकंड है, ये मेटाफेज सेकंड पे क्या अरेस्टेड है। इसे किसका स्टिमुलेशन चाहिए? ह्यूमन स्पर्म का चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब ह्यूमन स्पर्म इसमें एंटर होता है तो ये एमपीएफ कन्वर्ट हो जाता है एपीसी में।
एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में, और ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड होके ये बनाती है क्या, ओवम और पोलर बॉडी सेकंड। तो ये क्या है कि मियोसिस सेकंड है। तो अब अपन देखें कि इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अक्सर नीट में क्वेश्चन आता रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, थर्ड। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है वेसेक्टोमी के रिगार्डिंग। तो अपन देखें कि जो परमानेंट मेथड होते हैं दो होते हैं, मेल में तो वेसेक्टोमी और फीमेल के लिए क्या ट्यूबेक्टोमी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपन देखते हैं यहां। तो पहला है वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, बिल्कुल सही है। दूसरा है इरिवर्सिबल स्टर्लिटी, तो ये अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये इरिवर्सिबल होता है। तो परमानेंट मेथड है वो इरिवर्सिबल है, और रिमेनिंग जो मेथड है वो क्या है, रिवर्सिबल होते हैं। तो ये बोथ 1 and 2 दोनों सही है। थर्ड है नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइमस। तो मैंने आपको बताया था ये कि जो वेसेक्टोमी है उसके बाद क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होता। वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तो क्या है, कंटिन्यू रहता है। स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं वो एपिडाइमस में स्टोर होते हैं, वहां फिर बाद में वो फेगोसाइट हो जाते हैं। तो ये फोर्थ हमारा क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 173 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, फोर्थ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को फाइंड आउट करना है। आपको वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब अपन देखें ये जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो रिप्रोडक्शन में ये अपन देखें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ा है कि प्यूबर्टी के बाद जीएनआरएच का सिक्रेशन है वो इंक्रीज होता है, और ये जीएनआरएच किस पे एक्ट करता है, ये करता है मेनली किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किसके सिक्रेशन के लिए, एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन के लिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो क्या है कि हाइपोथैलेमस का ही एक्सटेंशन होता है, जो दो हार्मोन रिलीज करती है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो अब अपन देखें यहां फर्स्ट जीएनआरएच जो है वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ एलएसएच एंड एफएसएच, बिल्कुल सही है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी तो ठीक है, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एलएस ठीक है, परंतु ऑक्सीटोसिन नहीं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन किससे रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हमारा 193 का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए अब अपन देखें आगे, ये आपके क्वेश्चन नंबर है 194, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है और यहां पूछा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अपने पढ़ते हैं कि एक हेल्दी डोनर का सीमन हम क्या है कि फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर करें, तो इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो फर्स्ट अपन देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, बिल्कुल गलत है। सेकंड देखें, ट्रांसफर स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल गलत है। थर्ड अपन देखें, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल रॉन्ग। और फोर्थ अपन देखें, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी डोनर स्पर्म इनटू द वेजाइना, तो ये फोर्थ है, ये बिल्कुल सही है, आपको ये ध्यान रखना। और ये आपका आ जाएगा किसका, एआरटी टेक्निक क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। चलिए तो चलिए एनिमल डायस्ट्री, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एनिमल हस्बेंड्री के सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए। चलिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In evidence for evolution, similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives clues to, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देखें, विकास के प्रमाण के संदर्भ में विभिन्न जीवों में एक समान प्रोटीन और जीन का एक समान कार्य करना किसकी ओर इशारा करता है? बच्चे ये समझिए, जैसे फोरलिम्स इन मैमल्स, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बैट में देखोगे आप विंग है, ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन में देखोगे फ्लीपर बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स चीता में देखोगे फुट बोलते हैं, रनिंग के लिए यूज होता है, ह्यूमन में हैंड बोलते हैं, इट इज यूज फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो विंग, हैंड, फुट, फ्लीपर, उनका अपीयरेंस और फंक्शंस क्या होता है? डिफरेंट, लेकिन फिर भी उनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम। ऐसे ऑर्गन को कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो अपनी आधारभूत संरचना में, जो अपनी एनाटॉमी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में सेम हो, बट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज है इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होना। ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ये शो करता है कॉमन एंसेस्ट्री को, ये इंडिकेट करता है कि वो सारे एनिमल्स किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, ठीक है, तभी तो वो इतनी हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। इस सेम लाइन पर, बिल्कुल एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इस सेम लाइन पर इस चीज को भी रीड करोगे, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स होती है, प्रोटीन्स होती है, समझ गए, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की प्रोटीन्स और जीन्स में सिमिलरिटी, प्रोटीन्स में सिमिलरिटी किसको इंडिकेट करती है? कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है। मैं एक एग्जांपल सुनाता हूं आपको। आपने सुना होगा कि ह्यूमन का 3rd क्रोमोसोम एंड 6th नंबर का क्रोमोसोम, चिंपैंजी जो एप्स होते हैं उसके 3rd क्रोमोसोम 6th क्रोमोसोम के आइडेंटिकल है। ह्यूमन का 3rd, चिंपैंजी का 3rd क्रोमोसोम, ह्यूमन का 6th क्रोमोसोम, चिंपैंजी का 6th क्रोमोसोम, बच्चे आपस में क्या है? आइडेंटिकल। शेप, साइज, डीएनए बाइंडिंग पैटर्न, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तक सेम है। किसको इंडिकेट करता है बताइए? ये मतलब दो एनिमल्स अगर अपने क्रोमोसोम्स के लेवल पर इतनी हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी शो करे, बिल्कुल आइडेंटिकल, फोटोस्टेट एक्सपर्ट ना बता पा रहे हैं कि ये ह्यूमन का है कि चिंपैंजी का है। दूसरा एग्जांपल सुनाता हूं। गोरिल्ला, आपने सुना होगा, गोरिल्ला के हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और हमारे ह्यूमन के हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में देखोगे 1 एमिनो एसिड का डिफरेंस है। तो ये एक एमिनो एसिड का डिफरेंस, इसका मतलब उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उस प्रोटीन हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होगी, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, कोडोन्स होंगे, उन कोडोन्स में कितने कोडोन डिफरेंट है? एक कोडोन, तभी तो एक एमिनो एसिड का डिफरेंस आया। तो इतनी हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी ये कब पॉसिबल है? जब उन्होंने एंसेस्टर शेयर किए हों, और वो भी रिसेंट पास्ट में शेयर किए हों। यस और नो? ठीक, तो इस तरह से ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। तो आपको पकड़ना है ये वाली चीज कि प्रोटीन्स और जीन्स में सिमिलरिटी जो कि एक गिवन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो ये किसको इंडिकेट करता है? कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है। ठीक, अगर दो एनिमल्स के सेम ऑर्गन आपस में होमोलोगस है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करते हैं, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल होमोलॉगी। और दो एनिमल्स के अगर जीन्स, क्रोमोसोम्स या केमिकल मॉलिक्यूल्स के लेवल पर अगर वो सिमिलरिटी शो करते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन एटसेट्रा में, जैसे ह्यूमन और चिंपैंजी शो कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। क्या? मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, जो किसको इंडिकेट करती है? कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसका आंसर 2 बन सकता है, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी बन सकता है इसका आंसर। और कोई भी होमोलॉगी हो, कोई भी समजातता हो, चाहे वो आंतरिक संरचना में, अंगों की आंतरिक संरचना में समानता शो करें या जीन्स और क्रोमोसोम्स में समानता शो करें, ठीक है, किसको इंडिकेट करती है? सामान्य पूर्वजता को इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करती है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, natural selection is based on certain factual observations, these are। डार्विनियन कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, डार्विनियन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बोला जाता है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। 3 चीजें जबरदस्त है इस थ्योरी में, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विन में। कुछ है फैक्ट्स जो उन्होंने लिटरेचर से लिए, कुछ है ऑब्जर्वेशन जो उनकी विजिट के थ्रू आए, या ए.आर. वॉलेस के अपने जो विजिट थी उसके थ्रू ए.आर. वॉलेस ने लेटर के फॉर्म में डार्विन को सेंड किए। मजेदार चीज है 3rd, वो क्या है? इन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन का जबरदस्त कंक्लूजन। क्या क्या फैक्ट्स थे? एक फैक्ट ये था ओवर प्रोडक्शन का, कि ऑर्गेनिज्म हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इन इनॉर्मस नंबर। प्लांट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ सीड्स, एनिमल लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रोजेनी, औलादे पैदा करने की, ठीक है, एग ले करने, सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जिस रेशियो में वो एग्स और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उस रेशियो में पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज नहीं होता। अगर आप देखेंगे सॉरी, अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन का साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम।
क्यों भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रोजेनी मेंबर प्रोड्यूस हुए, जितनी संतति पैदा हुई, वो सब के सब सर्वाइव नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि पॉपुलेशन को, उन मेंबर्स को, प्रोजेनी मेंबर्स को क्या चाहिए पता है? उनको सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, फूड, मिनरल, वाटर, प्लांट है तो सनलाइट, ये सब चाहिए उनको। और ये सारी चीजें क्या है? लिमिटेड। इन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए प्रोजेनी मेंबर्स में होगा क्या? स्ट्रगल। इस स्ट्रगल को, इस कंपटीशन को उन्होंने बोल दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि इस स्ट्रगल में जो विनर होगा वो सर्वाइवर होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, और जो लूजर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हो गया भैया ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष हो गया, ये जीने मरने का संघर्ष हो गया ये, ठीक। और ये कंपटीशन लाइफ टाइम चलेगा। कौन इसमें सेलेक्ट होगा, कौन इसमें रिजेक्ट होगा? जो बेटर फिट इंडिविजुअल है वो सेलेक्ट होगा, जो लेस फिट है वो रिजेक्ट होगा। इसका मतलब जो सेम पेरेंट की औलादें हैं, प्रोजेनीज है, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। आपने सुनी होगी ये बात। डार्विन ने वेरिएशंस की बात बोली कि नो टू इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन आर सेम ऑल्दो दे लुक्स लाइक सुपरफिशियली। एक ही प्लांट के अगर सीड्स गिर जाएं और थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट ग्रो कर जाए नीचे, बरसात में देखा होगा आपने, देखने में वो सब एक जैसे आपको दिख सकते हैं, बाहर से दिख सकते हैं, मोटे तौर पर दिख सकते हैं, लेकिन डार्विन ने क्लेम किया, आप तो जेनेटिक्स जानते हैं, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो कि नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सेम, चाहे वो बाहर से एक जैसे दिखे। तो डार्विन ने उस जमाने में बिना जेनेटिक्स जाने ये क्लेम कर दिया था कि पॉपुलेशन हैज वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसमें जितनी ज्यादा यूजफुल होगी, जो जितना ज्यादा फिट होगा, बेटर फिट होगा, फिटेस्ट इंडिविजुअल, बेटर फिट इंडिविजुअल, उसका सिलेक्शन होगा, वो सर्वाइव करेगा, एडल्ट स्टेज तक जाएगा, अगली जनरेशन पैदा करेगा, और जो लेस फिट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। सिलेक्शन का राइट किसके पास है? नेचर के पास। तो इसी को कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के ये फैक्ट्स यहां पर दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ो। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ जी बिल्कुल बोला था उन्होंने। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, बिल्कुल ये फैक्ट उन्होंने लिटरेचर से उठाया कहीं से। जनसंख्या का साइज जो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम, स्टेबल साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशन, ठीक। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन साइज सेम रहता है, ये प्रैक्टिकल बात है, जबकि आइडियली पॉपुलेशन साइज ऐसे ग्रो करना चाहिए। जिस रेशियो में प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उस रेशियो में अगर पॉपुलेशन साइज बढ़े या सभी संतति, सभी प्रोजेनी मेंबर, औलादें जीवित रह जाए, जिंदा रह जाए, तो पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहिए, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन था वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ये सब के सब फैक्ट्स एंड वेरिएशन, फैक्ट्स एंड लाइक ऑब्जर्वेशंस है, और इनके बिहाफ पर उन्होंने कंक्लूड किया क्या? इन दोनों के बिहाफ पर उन्होंने कंक्लूड किया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वेरिएशन के बिहाफ पर उन्होंने लेस फिट बेटर फिट बताए, और लेस फिट बेटर फिट के हिसाब से उन्होंने नेचर के थ्रू सिलेक्शन बताया, जिसको नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपने पढ़ा होगा, ये सभी डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कॉलम बी में भी कुछ चीजें दी गई है, आप इसको मैच कीजिए। हमेशा ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो देखो दो तरीके रहते हैं, या तो ऑप्शंस ऐसे रहेंगे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी सीक्वेंस से रहेगा, और ये इधर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है इसमें चेंज होगा। या फिर ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कांस्टेंट रहेगा और ए बी सी डी में चेंज होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि एक बार अगर आप ऑप्शंस को देख लोगे कि भाई यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चल रहा है, तो आप इधर से इधर मैच कराओ तो आपका आंसर जल्दी निकल के आएगा। जैसे आपको फर्स्ट मैच करा रहा है, बिटवीन 1000 to 40,000 ईयर्स बैक कौन एग्जिस्ट किया? इधर लिखा है आइस एज। आइस एज तो कितनी होती है? आइस एज 75,000 to 110,000 ईयर्स बैक को कहते हैं आइस एज, एनसीईआरटी में लिखा है। स्टार्टिंग एग्रीकल्चर, किसने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर? कृषि किसने स्टार्ट की? आधुनिक मानव ने स्टार्ट की, मॉडर्न मैन ने स्टार्ट किया अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। ये सब इंफॉर्मेटिव है तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चलता। निएंडरथल मैन एग्जिस्ट किया 1 लाख से लेकर के 40,000 ईयर बैक तक निएंडरथल एग्जिस्ट किया। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स जो क्रोमैग्नन मैन की हमें रिकवर होती है वो लगभग 18,000 ईयर्स ओल्ड केव आर्ट्स हैं, ठीक है। तो इधर देखिए आप ऐसे मैच कराइए 1 लाख to 40,000 ईयर बैक कौन एग्जिस्ट किया? निएंडरथल मैन। तो फर्स्ट में आ जाएगा सी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो सी देखोगे तो दो ऑप्शन में सी है, ठीक है। इससे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं आप। नेक्स्ट 75,000 to 10,000 ईयर्स बैक क्या बोलते हैं इसको? आइसेस। आइसेस मतलब सेकंड में क्या होगा? सेकंड में होगा ए, ठीक है। तो सेकंड में होगा ए, सेकंड में ए, इधर है, इधर बी, ए यहां भी है, तो इसका मतलब दोनों कंटिन्यू करेंगे, ये दोनों कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा? थर्ड 18,000 ईयर्स ओल्ड बैक क्या था? 18,000 ईयर्स बैक प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स।
और ये है 10,000 ईयर बैक क्या हुआ, स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ये बी आएगा। ठीक है, तो इधर थर्ड में देखिएगा आप डी, थर्ड में डी, थर्ड आपने देखिएगा, थर्ड से आगे डी लिखा, पीछे मत देख लेना, आगे लिखा हुआ डी देखो, तो इसमें है डी, और इसमें फोर्थ वाले में क्या है, बी, फोर्थ वाले में बी, मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, इस तरह से करना है।